आदमपुर गांव में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही थी। कच्ची गलियों में पानी भर चुका था और चारों तरफ मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। आसमान पर काले बादल छाए थे और बारिश की बूंदें छप्परों पर लगातार टप टप गिर रही थी। एक छोटे से घर के बाहर रघुनाथ बारिश से बचने के लिए छप्पर के नीचे खड़े होकर लकड़ियों का गट्ठर बांध रहे थे। उनके कपड़े बारिश से भीग चुके थे, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह संतोष था। पास ही माधव किताब लेकर बैठा पढ़ाई कर रहा था। रघुनाथ मुस्कुराते हुए, माधव बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना। मेरी तरह इस उम्र में तुझे ये भारी भरकम काम नहीं करने पड़ेंगे। तू खूब पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना। हाँ पिताजी, मैं खूब मेहनत करूंगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं आपको और माँ को सारी खुशियाँ दूंगा और आप दोनों को बहुत आराम से रखूंगा। रघुनाथ अपने बेटे को प्यार से देखते हैं। तभी अचानक उनका पैर फिसल जाता है, वो नीचे गिर पड़ते हैं। हे राम, ये क्या हो गया? मेरी कमर टूट गई। माधव दौड़कर उनके पास जाता है। कमला भी घर से बाहर भागती हुई आती है। कुछ घंटे बाद अस्पताल के कमरे में रघुनाथ बिस्तर पर बेहोश पड़े हैं। उनके दोनों पैरों पर भारी प्लास्टर बंधा हुआ है। कमला और माधव बेचैनी से डॉक्टर के सामने खड़े हैं। डॉक्टर कुछ देर तक रिपोर्ट देखते हैं और फिर गंभीर स्वर में उनकी ओर देखते हैं। रघुनाथ जी की रीढ़ और पैरों की हड्डियों में गंभीर चोट आई है। उनकी जान तो बच गई है, लेकिन कम से कम अगले 2 साल तक ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। ये सुनकर कमला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, अब ये कोई भारी काम नहीं कर सकते। ऐसा करना इनके लिए जानलेवा हो सकता है। कमला अपने पति की ओर देखती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? इनके इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, तू हिम्मत मत हार। जब तक तेरा बेटा खड़ा है, पिताजी को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं सब संभाल लूंगा। उस एक दुर्घटना ने माधव के हाथों से उसकी किताबें छीन ली और परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके युवा कंधों पर डाल दी। जिस उम्र में उसके सपनों को उड़ान भरनी थी, उसी उम्र में जिंदगी ने उसे जिम्मेदारियों के बोझ तले खड़ा कर दिया। लेकिन नियति ने माधव के लिए अभी बहुत कुछ सोच रखा था। माधव नौकरी की तलाश में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर काट रहा था। वो हर जगह उम्मीद लेकर जाता, लेकिन कहीं कोई उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखता और बिना कुछ कहे मना कर देता, तो कहीं साफ शब्दों में उसे लौटा दिया जाता। साहब, कोई भी काम दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। कई घंटों तक भटकने के बाद माधव थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसका पेट भूख से मरोड़ रहा है। तभी पास के एक ढाबे से मटन और मसालों की तेज खुशबू हवा में तैरती हुई उसके पास आती है। माधव आंखें बंद कर लेता है। उसे अपनी माँ के हाथों का बनाया हुआ मटन याद आ जाता है। कमला के हाथों में सचमुच जादू था। उसके हाथ का बनाया मटन जिसने एक बार खा लिया, वो उसका स्वाद कभी नहीं भूलता था। माधव के मन में अचानक एक विचार कौंधता है। अगर माँ के हाथ के मटन का स्वाद इतना अच्छा है, तो क्या हम इसे बेचकर अपना घर चला सकते हैं? उसके चेहरे पर पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई देती है। माधव घर लौटता है। रघुनाथ सो रहे हैं। माधव कुछ देर अपने पिता को देखता है और फिर रसोई में अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मुझे एक रास्ता मिल गया है। कैसा रास्ता बेटा? मैं नौकरी नहीं करूँगा, हम अपना काम शुरू करेंगे। कमला हैरानी से उसे देखती है। अपना काम? लेकिन बेटा, व्यापार शुरू करने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। हमारे पास तो घर चलाने तक के पैसे नहीं हैं। हमें कोई बड़ी दुकान नहीं खोलनी, हम मटन और रोटी का ठेला लगाएंगे। तेरे हाथ के मटन का स्वाद शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलेगा। कमला चुप हो जाती है। माधव आगे कहता है, तू घर पर मटन बनाएगी और मैं उसे ठेले पर गर्मा गर्म रोटियों के साथ बेचूंगा। धीरे धीरे हम पिताजी का इलाज भी करवा लेंगे। कमला की नजर रघुनाथ की दवाइयों पर जाती है। वो कुछ पल सोचती है और फिर धीरे से सिर हिला देती है। ठीक है बेटा, अगर यही हमारी आखिरी उम्मीद है तो मैं तेरे साथ हूँ। सुबह सुबह माधव बाजार गया और वहाँ से मटन, मैदा और कुछ जरूरी मसाले खरीद कर घर लौट आया।
घर पहुंचते ही माधव की माँ ने बड़े प्यार और लगन से मटन पकाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मसाले कढ़ाई में पड़ते गए, वैसे वैसे उनकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि आसपास रहने वाले पड़ोसी भी अपने अपने घरों से बाहर निकलकर माधव के घर की ओर झांकने लगे। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर आज माधव के घर ऐसा क्या पक रहा है? उधर माधव रोटियां बना रहा है। माँ, खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है, लेकिन मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा है। पता नहीं गांव वालों को हमारा मटन रोटी पसंद आएगा भी या नहीं। बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने इसे सच्चे मन और पूरी लगन से बनाया है। देखना, गांव वालों को हमारा मटन रोटी जरूर पसंद आएगा। माँ के प्यार, मेहनत और पारंपरिक मसालों से तैयार हो रहा वो मटन सिर्फ एक व्यंजन नहीं था, वो इस परिवार की उम्मीद था। उस मिट्टी की हांडी में सिर्फ मटन नहीं पक रहा था, उसमें माधव के सपने और उसके परिवार का भविष्य पक रहा था। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे माधव अपना छोटा सा ठेला लगाता है। ठेले पर एक तरफ मटन की हांडी और दूसरी तरफ गर्म तवा रखा है। बोर्ड पर लिखा है, गर्मा गर्म मटन रोटी। ठीक सामने बंसीलाल का बड़ा और चमकदार ढाबा है। बंसीलाल बाहर आता है और माधव को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे ओ छोकरे, ये क्या नया तमाशा शुरू किया है? मेरे इतने बड़े ढाबे के सामने तू ये छोटा सा ठेला लगाएगा? यहाँ लोग मेरा कढ़ाई गोश्त खाने आते हैं, तेरा ये मिट्टी की हांडी वाला मटन कौन खाएगा? माधव शांत स्वर में जवाब देता है, बंसीलाल जी, चमक दमक से आंखें तो चकाचौंध हो सकती हैं, लेकिन पेट और दिल को स्वाद चाहिए। मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। बंसीलाल नाक सिकोड़ता है और वापस अपने ढाबे में चला जाता है। समय बीतता है, दोपहर शाम में बदल जाती है। लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई माधव के ठेले पर नहीं रुकता। माधव का चेहरा धीरे धीरे उतरने लगता है। तभी एक बड़ी चमचमाती कार माधव के ठेले के सामने आकर रुकती है। उसमें से सेठ गिरधारी उतरते हैं। वो काफी थके और भूखे दिखाई दे रहे हैं। बेटा, आज मेरे ढाबे वाले ने दुकान नहीं खोली और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हारे पास खाने को क्या है? माधव के चेहरे पर उम्मीद लौट आती है। बाबूजी, मिट्टी की हांडी में पका हुआ मटन और ताजी गर्मा गर्म रोटियां हैं। एक बार चक्कर देखिए, आपको गांव की याद आ जाएगी। ठीक है, एक प्लेट लगा दो, लेकिन अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो पैसे नहीं दूंगा। माधव मुस्कुराता है। वो पत्तल में गाढ़ी तरी वाला मटन परोसता है, ऊपर से धनिया डालता है, साथ में गर्मा गर्म रोटियां, प्याज और नींबू रखता है। सेठ पहला निवाला उठाते हैं। जैसे ही मटन उनके मुंह में जाता है, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल चुप रह जाते हैं। फिर वो दूसरा निवाला लेते हैं। माधव ध्यान से उनकी ओर देखता है। बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मटन नहीं खाया। मसालों का स्वाद, मटन की नरमी, सब कुछ बिल्कुल कमाल है। तुम्हारी माँ के हाथों में तो सचमुच जादू है। सेठ पूरा खाना खा लेते हैं और अपने परिवार के लिए भी पैक करवाते हैं। जाते समय वो माधव के हाथ में अच्छी खासी रकम रख देते हैं। माधव हैरान रह जाता है। कुछ ही हफ्तों में माधव के ठेले के सामने लंबी कतारें लगने लगती। लोग दूर दूर से मटन और रोटी खाने आते हैं। माधव लगातार रोटियां सेकता रहता है। माधव का स्वाद धीरे धीरे पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग कहते थे कि उसके मटन में सिर्फ मसाले नहीं, माँ का प्यार भी मिला है। माधव की आमदनी बढ़ने लगी। उसने अपने पिता का इलाज अच्छे अस्पताल में शुरू करवा दिया। लेकिन माधव की सफलता बंसीलाल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके मन में अब जलन ने जन्म ले लिया था। सुबह का समय है। माधव ठेले पर सामान लगा रहा था। तभी माधव कुछ सामान लेने बाजार की दूसरी तरफ जाता है। ठेला थोड़ी देर के लिए सुनसान पड़ा है। तभी बंसीलाल दबे पांव वहां आता है। उसके हाथ में एक पुड़िया है। वो चारों तरफ देखता है, फिर धीरे से मटन की हांडी में मिलावटी पाउडर डाल देता है। वो कुटिलता से मुस्कुराता है। अब खिला लोगों को अपना मशहूर मटन। जब लोग इसका स्वाद चखेंगे तो तुझे पीट कर यहाँ से भला देंगे। वो हंसता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद माधव वापस आता है। माधव के ठेले पर फिर भारी भीड़ है।
सेठ गिरधारी भी अपने दोस्तों के साथ आए हैं। माधव पहली प्लेट तैयार करता है। तभी एक आवारा कुत्ता ठेले के पास आ जाता है। माधव हमेशा की तरह मटन का छोटा सा टुकड़ा उसे डाल देता है। कुत्ता टुकड़े को सूंघता है। वो उसे खाने के बजाय पीछे हट जाता है। माधव के चेहरे का रंग बदल जाता है। रुकिए सेठ जी, कृपया इसे मत खाइए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। माधव खुद थोड़ा सा मटन चखता है। अगले ही पल वो उसे थूक देता है। ये तो बहुत ज्यादा खारा और कड़वा है। भाइयों, मुझे माफ कर दीजिए, आज का सारा मटन खराब हो गया है। मैं आप लोगों को ये खाना नहीं खिला सकता। आज मेरी दुकान बंद रहेगी। लोग निराश होकर लौटने लगते हैं। दूर खड़ा बंसीलाल मुस्कुराता है। देखा, मैं पहले ही कहता था कि ये खराब मांस बेचता है। अब कभी मत आना इसकी दुकान पर। माधव चुपचाप अपना ठेला लेकर घर लौट जाता है। अगले दिन माधव फिर हिम्मत करके नया मटन बनाकर ठेला लगाता है, लेकिन बंसीलाल की फैलाई अफवाह के कारण कोई ग्राहक नहीं आता। माधव उदास होकर ठेले के पास बैठा है। तभी एक कार आकर रुकती है। सेठ गिरधारी एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बाहर निकलते हैं। माधव, तुम चिंता मत करो, मुझे सच्चाई पता चल गई है। माधव हैरान होकर उनकी ओर देखता है। सेठ गिरधारी, मेरी फैक्ट्री का सीसीटीवी कैमरा इसी बरगद के पेड़ की तरफ लगा है। मैंने कल सुबह की रिकॉर्डिंग देखी है। वह इंस्पेक्टर की ओर इशारा करते हैं। यही बंसीलाल सुबह में तुम्हारी हांडी में पाउडर मिलाते हुए कैमरे में कैद हुआ है। इंस्पेक्टर बंसीलाल को पकड़ लेता है। व्यापार में मुकाबला नहीं कर पाए तो लोगों की जान से खेलने लगे। चल, अब अपनी करनी का हिसाब थाने में देना। बंसीलाल रोते हुए माधव से माफी मांगता है। बंसीलाल, मैं तुम्हें माफ तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी गलती की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। जिसने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है, उसे अपने कर्मों का हिसाब कानून के सामने देना होगा। इतने में पुलिस वाला आगे बढ़ता है और बंसीलाल को अपने साथ थाने ले जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।